Hello friends, welcome to my channel CPR by Dr. Chahat. Today we are going to learn about the part 2 of digestion and absorption. In yesterday's video in part 1 we have discussed about whole parts of the alimentary canal. Today we are going to discuss about the different glands, their function, how they help us in digestion and absorption of the food. So let's get started. First of all, we will study about the digestive glands that are salivary gland, liver, pancreas. ये तीनों अपनी कुछ ना कुछ contributions देते हैं ताकि हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकें. जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है कि ये वाला ग्लैंड दैट इज़ पैरोटिड ग्लैंड, टाइप ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड. ये राइट साइड पे ये है लीवर, और ये जो ड्यूडेनम के यू शेप्ड लिम्स में ये जो पड़ा है दिस इज़ पैंक्रियास. अब हम इन तीनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ सलाइवरी ग्लैंड. अब हमारे पास तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है. उनमें से पहला है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल बिलो द टंग, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है. अब इसमें देखो, अभी पैरोटिड को हम चीक ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज ये इट इज़ प्रेजेंट इन चीक्स, ठीक है. अब ये सब लिंगुअल ग्लैंड है, बिलो द टंग है, ठीक है. सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, बिलो द जॉ बोन. ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. ये ग्लैंड्स खुद ब खुद बक्कल कैविटी के बाहर पड़े होते हैं, बट ये पोर करते हैं अपनी सिक्रीशंस को बक्कल कैविटी में, ठीक है. अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो उसमें हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में हमारे टीथ, टंग वगैरह होते हैं. और अब जो ये सलाइवरी ग्लैंड है ये खुद बक्कल कैविटी से बाहर पड़े होते हैं, बट ये वाया अपनी डक्ट्स, सलाइवरी डक्ट्स होती हैं, उससे अपनी सिक्रीशंस को ये बक्कल कैविटी में पोर करते हैं. तो ये याद रखना है, ये आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, बट जो इनकी सिक्रीशंस हैं वो बक्कल कैविटी में जाती है. नाउ लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका वेट है 1.2 to 1.5 kgs इन अडल्ट लीवर का वेट है ये. और इसकी लोकेशन है जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड इट हैज़ 2 lobes. तो चलो हम अपना एक GIT मैन बना लेते हैं, ठीक है, जो कंपलसरी है, हम हमेशा बनाते हैं इसको. और ये है उसकी राइट साइड, ये है उसकी लेफ़्ट साइड, जो हमने शुरू किया था ईसोफेगस से डाउन द, ठीक है. फिर ये जे शेप्ड स्टमक में खुलता है, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है. तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारा स्टमक होता है और राइट साइड पे हमारा लीवर होता है. और अब इस लीवर को हम इनलार्ज करके देखें तो लीवर के हमारे पास 2 lobes होते हैं. लीवर के हमारे पास 2 lobes होते हैं. This is right lobe of liver, this is left lobe of liver. तो हमारे पास लीवर के 2 lobes होते हैं. और अभी कहते हैं जो लीवर है ना, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हिपैटिक लोब्यूल्स. अब इसको कैसे समझें हम, ये लीवर है, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, हिपैटिक लोब्यूल, जो कुछ ऐसा दिखता है. दिस इज़ अ हिपैटिक लोब्यूल. इसमें होते हैं हिपैटोसाइट्स. हिपैटोसाइट्स आर सेल्स ऑफ लीवर जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज होते हैं, ठीक है. इस तरीके से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं. ये सारा स्ट्रक्चर इज लोब्यूल. और जो छोटे छोटे गोले गोले से मैंने बनाए हैं तो ये क्या है, हिपैटोसाइट्स या लीवर सेल्स, ठीक है. ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. और इसके आसपास एक कैप्सूल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है. तो ऐसे हमने यहाँ लिखा है कि हिपैटिक लोब्यूल होता है, उसमें हिपैटिक सेल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स. और जो लोब्यूल है वो कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ को, जिसको हम ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है. जो ये कनेक्टिव शीथ हमने आउटसाइड लोब्यूल बनाई है उसको हम ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं. और ये लोब्यूल्स के अंदर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं दीज आर हिपैटोसाइट्स, ठीक है जी. अभी हम ये इमेज समझेंगे. जो ये इमेज बनाई है ये NCERT की ही इमेज है, और जो फॉलोइंग आगे हम स्लाइड्स पढ़ेंगे ये इमेज के बेस्ड पे ही बेस्ड हैं, तो इसको हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे लीवर है, ये हमारा लीवर समझ लो. दिस इज़ द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और दिस इज़ द राइट लोब ऑफ लीवर, ठीक है जी. अब हम इसको मार्क करेंगे स्ट्रक्चर्स क्या है. और जो ये दिखाया है ना हमारा, दिस वन इज़ गॉल ब्लैडर. अब लीवर का काम क्या है,
लीवर में होते हैं हिपैटोसाइट्स, ये बाइल प्रोड्यूस करेंगे। जो बाइल बनेगा वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और कंसनट्रेट होएगा। कंसनट्रेट मतलब गाढ़ा होना, इंक्रीज इन डेंसिटी, कंसनट्रेट होना, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में जाके ये स्टोर होता है बाइल हमारा और कंसनट्रेट होता है, ठीक है। अभी जो ये दो डक्ट्स दिखाई है ना, एक राइट लोब से आ रही है, एक लेफ्ट लोब से आ रही है, तो इनके नाम भी वैसे ही हैं। दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दिस इज राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। इनके डक्ट के नाम भी अकॉर्डिंग टू द लोब फ्रॉम विच दीज आर कमिंग। अगर वो लेफ्ट से आ रही है दैट इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, अगर वो राइट से आ रही है तो राइट हिपैटिक डक्ट। अब ये दोनों ज्वाइन होके कॉमन डक्ट बनाते हैं, 2 से 1 हो गई, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमारी दिस इज आर गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर की भी एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, और इसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। ओके जी, इसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल डक्ट बनाते हैं, ये दोनों मिलके एक सिंगल डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या है हमारी कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे नीचे जाएगी, नीचे नीचे जाएगी, और अभी हमारा यहाँ पे साइड में पड़ा है पैंक्रियाज, ये हमारा पड़ा है पैंक्रियाज, ये वाला सारा, दिस इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की भी एक अपनी डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, जो ये डक्ट जा रही है ना, दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट, दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट, और जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है, ये दोनों फ्यूज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको बोलते हैं हम हिपैटिको पैंक्रियाटिक डक्ट, जो ओपन होती है हमारी ड्यूडेनम में, दिस इज ड्यूडेनम। ये डक्ट दोनों कंबाइन होके बनाती हैं हिपैटिको पैंक्रियाटिक डक्ट विच ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। और यहाँ पे जो ये डक्ट की ओपनिंग के पास एक हमारे पास स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो इस डक्ट की ओपनिंग को कंट्रोल करेगा, ठीक है। कब खुलना है, कब बंद होना है, कब सिक्रीशंस अपनी पोर करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विल बी कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब हम इसको फिर से देखते हैं। दिस इज हमारा लीवर, दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब, राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों कंबाइन हो गई, ठीक है। तो ये बनेगी कॉमन हिपैटिक डक्ट। यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर पड़ा है, गॉल ब्लैडर से आई सिस्टिक डक्ट और डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, ये दोनों अब आपस में ज्वाइन होके एक सिंगल डक्ट फिर से बना देंगे जिसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ओके, और यहाँ पे हमारा पैंक्रियाज पड़ा है, पैंक्रियाज में एक पैंक्रियाटिक डक्ट दौड़ रही है। पैंक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन होके एक कॉमन डक्ट बना दी इन दोनों ने। ये कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं हिपैटिको पैंक्रियाटिक डक्ट, जो ओपन होती है इनटू ड्यूडेनम। कल याद है मैंने याद करवाया था कि ड्यूडेनम क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। इंटेस्टीन के 3 पार्ट होते हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, डूड, जज्ड, इला। तो ड्यूडेनम में ये डक्ट ओपन होती है विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है जी। अब वही सेम जो हमने भी पढ़ा है उसको हम जस्ट क्विक रिकैप करेंगे, ठीक है। हिपैटिक सेल सिक्रीट बाइल, बाइल पासिस डाउन इनटू हिपैटिक, यहाँ पे बाइल बना, हिपैटिक डक्ट से निकल के यहाँ पे गॉल ब्लैडर में क्या हुआ, वो स्टोर और कंसंट्रेट हुआ। स्टोर और कंसंट्रेट कहाँ हुआ, गॉल ब्लैडर में। एक मस्कुलर सैक होता है, इसमें स्टोर, और जब भी हम खाना खाते हैं ना, जब भी हम खाना खाते हैं या सोचते हैं तो तब ये सिक्रीशंस बाइल सिक्रीट होएगा इनटू ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जाके तब सिक्रीट होता है। बिलियरी अपरेटस ही बोलते हैं इसको। देखो, राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट फॉर्म्स टू कंबाइंस टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट ज्वाइन करती है सिस्टिक डक्ट से, तो क्या बनता है, सीबीडी बनती है, दैट इज कॉमन बिलियरी डक्ट। फिर सीबीडी पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलके एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है जो कि गार्डेड होती है बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और ओपन होती है हमारी ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में सिक्रीशंस आ जाती हैं, कहाँ से सिक्रीशंस लेके आ रही है, ये गॉल ब्लैडर में से बाइल लेके आ रही है। पैंक्रियाटिक डक्ट क्या लेके आ रही थी, पैंक्रियाज जूस वगैरह, इंजाइम्स वगैरह लेके आ रही थी,
ऊपर से बाइल आ रहा है, इधर से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे हैं, सिक्रीशंस आ रहे हैं, सारा कुछ पोर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इतना कुछ क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, यहाँ से सिक्रीशंस मंगवा रहे हैं, वहाँ से सिक्रीशंस मंगवा रहे हैं, जस्ट टू डाइजेस्ट आर फूड। हमने जो खाना, इतनी बड़ी चपाती खाई थी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है। समझ रहे हो आप? अब हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हमने देखा था ना, एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर होता है जो ड्यूडेनम के ऐसे यू शेप्ड आर्म में पड़ा होता है। इट इज़ ए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम हमने बनाई थी, देखो ये ड्यूडेनम हमने बनाई थी, दिस इज ड्यूडेनम, और ये हमारा पड़ा है पैंक्रियाज। इस यू शेप्ड में हमारा एक इलोंगेटेड सा ग्लैंड पड़ा है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है जी। अब पैंक्रियाज के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट क्या बनाता है? इंजाइम्स, जो कि अल्कलाइन इंजाइम्स होते हैं। और एंडोक्राइन पार्ट क्या बनाता है? हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन। तो दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दोनों का अलग अलग काम है। एक्सोक्राइन पार्ट फॉर्म्स इंजाइम्स, एंडोक्राइन पार्ट फॉर्म्स हार्मोन्स। उसके एग्जांपल्स हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। नेक्स्ट, अब हमने मेन ग्लैंड सारे पढ़ लिए, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शन है। हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया, हमने लीवर पढ़ लिया, हमने पैंक्रियाज पढ़ लिया। अब ये तीनों मिलके हेल्प करेंगे हमें डाइजेशन में, वाया पोरिंग देयर सिक्रीशंस। अपने सिक्रीशंस देके ये हमें डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे वाया मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स। मैकेनिकल, जैसे हम खाने को मैकेनिकली तोड़ रहे हैं, दिस इज मैकेनिकल मेथड। अब अगर हम खाने को केमिकली तोड़ रहे हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, दैट इज केमिकल मेथड। अब हम दांतों से अपना खाना चबाते हैं तो उसको खाने को बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें, दैट इज मैकेनिकल मेथड। जो अब अगर वही काम हम इंजाइम से लें, आयन से लें, दैट इज केमिकल मेथड। अब हम ऊपर से अपना शुरू करेंगे। दिस इज आवर मैन, उसका माउथ है, यहाँ पे बक्कल कैविटी है, उसका ये बक्कल कैविटी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। 30% हमारी डाइजेशन जो स्टार्च की या कार्ब्स की बोलो, वो माउथ में ही शुरू हो जाती है। बक्कल कैविटी में मैस्टिकेशन एंड स्वेलोइंग होती है। मैस्टिकेशन मतलब हम खाने को चबाते हैं, हमारे जो टीथ हैं वो खाने को बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, जितना उसमें पावर है उतने छोटे पीसेस में वो कर देता है। अब हमारे बक्कल कैविटी में कल हमने क्या पढ़ा था? बक्कल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होता है, और सलाइवरी ग्लैंड आउटसाइड द बक्कल कैविटी होता है। अपनी सिक्रीशंस ये बक्कल कैविटी में पोर करते हैं। तो सलाइवा मिल गया हमें। सलाइवा, टीथ और टंग तीनों मिलके फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के उसको बाइंड करके एक बोलस बना देते हैं। इसको सलाइवा से बाइंड करके इसको क्या बना दिया हमने? बोलस बना दिया। ठीक है। अभी सलाइवा में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सलाइवा में म्यूकस भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, इंजाइम्स भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सलाइवा में इंजाइम्स भी होते हैं और लाइजोजाइम्स भी होते हैं। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है कि जो ल्यूब्रिकेट करना और पार्टिकल्स को जैसे अपने छोटे छोटे में कर दिया, इसको एक साथ जोड़ के रखना, एडहेयर करके एक गोला सा बना देना खाने का, दैट इज बोलस। ये म्यूकस का काम है कि उसको एडहेयर जैसे गूंद होती है ना हमारी, ग्लू, उसको एडहेयर, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एडहेयर करके बोलस बनाना। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स जो ये अमाइलेज है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स को, स्टार्च को हमारे तोड़ने में काम आते हैं। ठीक है। और जो लाइजोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमें इन्फेक्शन से भी, कोई भी हमारे माउथ में इन्फेक्शन अगर वाया फूड या कुछ चली जाए तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, जो हमने अभी सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा, जो सलाइवरी ग्लैंड में से निकल कर वाया सलाइवा हमारे ओरल कैविटी में पहुंचता है, वो स्टार्च को तोड़ देता है इनटू माल्टोज। 30% ऑफ फूड, जैसे अगर हमारे फूड में 100% स्टार्च है तो उसका 30% स्टार्च हमारा माउथ में वाया अमाइलेज टूट जाता है इनटू माल्टोज। तो पीएच होता है वहाँ पे 6.8। नेक्स्ट, अभी फूड बोलस जो हमने बना दिया, उसको दांतों से तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर म्यूकस से उसको ग्लू करके इनटू बोलस, तो उसको हम आगे डालेंगे फेरिंग्स में। फेरिंग्स वाज द कॉमन पाथवे बिटवीन ट्रेकिया एंड फूड पाइप। फेरिंग्स से उसके बाद जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद जाएगा स्टमक में। ओके, तो
फूड बोलस को फेरिंग्स और ईसोफेगस में डालने के मेथड को बोलते हैं स्वेलोइंग और डीग्लूटिनेशन। निगलना, खाने को निगलना इज डीग्लूटिनेशन। और ईसोफेगस में एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जिसमें पेरिस्टेल्सिस होती है। पेरिस्टेल्सिस मतलब रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे हमारा फूड बोलस आगे पुश होता है। अब इसको समझो, ये हमारी लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, हमारा यहाँ पे फूड बोलस पड़ा है, ये उसके ऊपर वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट। ओके, जो इसके ऊपर वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये नीचे वाला रिलैक्स करेगा, ताकि ये हम इसको धक्का मार सकें। पेरिस्टेल्सिस इज धक्का मारना, फूड बोलस को धक्का मारना वाई रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ताकि वो ऊपर से लेके नीचे स्टमक में जा सके। दिस इज नोन एज पेरिस्टेल्सिस। अब खाना हमारा पहुंच गया भाई स्टमक में, जे शेप्ड स्टमक में। अब स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में एब्जॉर्ब करेंगे और हेल्प करेंगे। और जो हमने पढ़ा था कल कि ग्लैंड्स ऑफ स्टमक आर प्रेजेंट इन म्यूकोजा ऑफ स्टमक, हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी कल, उसमें से जो इनर मोस्ट लेयर थी दैट वाज म्यूकोजा, उसकी ही लेयर में हमारे ग्लैंड्स पड़े होते हैं। और ग्लैंड्स हैं तो कुछ ना कुछ हम सिक्रीट करवाएंगे, ग्लैंड्स के पास कुछ सेल्स होंगे, तो उसके पास 3 तरीके के सेल्स होते हैं। 3 तरीके के सेल्स हैं, एक है म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस, तो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। पेप्टिक और चीफ सेल्स, तो ये पेप्टिक इज रिलेटेड टू लाइक प्रोटीन्स, तो जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स ये प्रोड्यूस करेंगे, लाइक प्रो इंजाइम, पेप्सिनोजन। प्रो इंजाइम मतलब क्या होता है? प्रो इंजाइम होता है जो इंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, मतलब वो एक्टिव नहीं है, वो अभी काम नहीं कर सकता, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि उसको वो प्रो इंजाइम से एक्टिव इंजाइम में कन्वर्ट कर सके, और जो वो एक्टिव इंजाइम है वो एक्टिविटी करेगा। प्रो इंजाइम मतलब इनएक्टिव, ठीक है। तो जो ये हमारा पेप्सिनोजन है ना, पीछे नोजन है, दैट इज इनएक्टिव, इट विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद हमारे पास है पेराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स विच विल प्रोड्यूस HCl, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे हम सबको ही पता है कि हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है, एसिड होता है, इट्स HCl प्रोड्यूस बाय पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। और एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो हमारी विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये वाला फैक्टर जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये भी प्रोड्यूस्ड बाय पेराइटल एंड ऑक्सिंटिक सेल्स। अभी सम वन लाइनर्स, स्टमक में खाना स्टोर होता है फॉर 4 to 5 आवर्स, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक एसिड ऑफ स्टमक बाय चर्निंग, चर्निंग मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ मतलब स्टमक की मस्कुलर वॉल मूव करती है, जिससे वो जो हमने ऊपर सिक्रीशंस पढ़ी उससे मिक्स होकर फूड बोलस था ना, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू काइम। काइम इज अ फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। समझ आ रही है आपको? अभी जो हमने ये पढ़े, जो ऊपर पढ़ा था हमने पेप्सिनोजन, ये बेचारा इनएक्टिव पढ़े हैं, ये काम ही नहीं कर सकता, तो हम इसका क्या यूज़ करेंगे, है ना। तो पहले इसको हम एक्टिव बनाएंगे। अब एक्टिव कैसे होएगा? पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन वाया HCl, मतलब एसिडिक pH। जो हमारे पेराइटल सेल्स थे ना, पेराइटल सेल्स ने क्या किया? HCl प्रोड्यूस किया। HCl ने क्या किया? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इनएक्टिव बंदे को एक्टिव कर दिया, ताकि भाई तू भी अपना काम कर जाके, ठीक है। HCl ने इनएक्टिव को एक्टिव कर दिया। अभी इसका काम क्या था? ये क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है, ये प्रोटीन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है। अभी खाने में हमारे पास सब कुछ होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, विटामिन मिनरल सब होता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स को तोड़ने का काम पेप्सिन का होता है। तो प्रोटीन्स आ गए भाई हमारे पेट में, तो पेप्सिन ने काम किया आके, तो उसने तोड़ दिया इनटू पेप्टोजेस एंड पेप्टोन्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स को। अब हमने म्यूकस भी पढ़ा था, म्यूकस एंड बाइकार्ब्स। अब इतना एसिड है, हमारी स्किन पे अगर एसिड गिर जाए, है ना, तो वहाँ पे बर्न्स हो जाएंगे, तभी बर्न्स हो जाएंगे, इतना खतरनाक होता है। हमारे स्टमक में कंटिन्यूसली एसिड बन रहा है, हमारा स्टमक क्यों नहीं खराब हो रहा? कहीं से फट क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे स्टमक के पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वाया म्यूकस। म्यूकस हमारे स्टमक को कोट कर लेता है, ताकि जो एसिड हमारे स्टमक में बन रहा है ना, वो स्टमक को खराब ना कर सके। तो म्यूकस और बाइकार्ब्स आर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आवर स्टमक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम HCl। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl भी, तो HCl से बचने के लिए वी हैव म्यूकस एंड बाइकार्ब्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकस नेक सेल्स। समझ आ रही है सबको?
म्यूकस एंड बाइकार्ब्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें खाना पचाना है बट अपने आप को भी बचाना है हमने, तो वो बचाने का काम हमारे पास करता है म्यूकस। अभी छोटे बच्चों में रेनिन होता है, अडल्ट्स में नहीं होता, छोटे बच्चों में रेनिन होता है, वो भी प्रोटीलिटिक है, मतलब प्रोटीन्स को तोड़ता है, पर ये इन्फेंट्स में होता है। जो मिल्क में हमारे प्रोटीन्स होते हैं, बच्चों में जो मिल्क पचता है वो रेनिन के कारण पचता है। सम अमाउंट्स आर लाइपेसेस, लाइपेसेस इज फॉर फैट्स, ये याद रखना है। पेप्सिनोजन या पेप्सिन इज फॉर प्रोटीन्स, लाइपेसेस इज फॉर फैट्स एंड अमाइलेज इज फॉर स्टार्च और कार्ब्स, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। ये याद रख रहे हैं कि कौन सा एंजाइम किस पार्टिकल पे एक्ट करेगा। जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि पेप्सिन ने प्रोटीन्स को तोड़ा, अभी गैस्ट्रिक बहुत कम होता है लाइपेज, ठीक है, स्टमक में, तो वो फैट्स को तोड़ता है। ऊपर हमने सलाइवा में अमाइलेज पढ़ा था, वो स्टार्च को तोड़ता है। अभी हम आ जाओ कि चलो ठीक है, स्टमक ने अभी 4-5 घंटे अपना काम किया, स्टोर रखा, अब उसको कहाँ भेज दिया, स्मॉल इंटेस्टीन में। दिस इज स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन के हमें पता है पार्ट्स क्या होते हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, डूड, जज्ड, ईला, ये सीक्वेंस है। हमने ऊपर बिलरी अपरेटस भी पढ़ लिया कि एक हिपैटिको, एंड में हिपैटिको पैंक्रियाटिक डक्ट बनती है जी, जो ड्यूडेनम में खुलती है, और एक वहाँ पे स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जो ये पैंक्रियाटिको हिपैटिको पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये सिक्रीशंस लेके आ रही है, बाइल लेके आ रही है, पैंक्रियाज के सिक्रीशंस लेके आ रही है। तो बाइल प्लस पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस कैरिड बाय हिपैटिको पैंक्रियाटिक डक्ट, वो भी स्मॉल इंटेस्टीन में जाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टीन खुद भी कुछ काम करता है, वो भी जूसेस बनाता है, वो भी यहाँ पे जाएंगे। तो इतनी सारी सिक्रीशंस हमारी ड्यूडेनम में आ जाती हैं फॉर डाइजेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम अभी 1 by 1 जो हमारे अभी आपने देखा ना कि स्मॉल इंटेस्टिन मतलब ड्यूडेनम में कितनी सारी सिक्रीशंस आ गई, बाइल भी आ गया, पैंक्रियाटिक जूस भी आ गया, और इंटेस्टीन की खुद की सिक्रीशन भी आ गई। ये सारी सिक्रीशंस के हम कंपोनेंट्स, इनमें क्या क्या होता है वो देखेंगे, जो हमें हेल्प करेगा डाइजेशन में। अभी हम पहले देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है। पैंक्रियाटिक जूस में ये होता है ट्रिप्सिनोजन होता है। जहाँ मैंने बोल दिया नोजन, जहाँ पे नोजन आ गया दैट इज इनएक्टिव, वो बेचारा इनएक्टिव है, उसको कुछ चाहिए एक्टिव होने के लिए। तो ट्रिप्सिनोजन ये भी इनएक्टिव है, काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी इनएक्टिव है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियर न्यूक्लिएजेस। अभी जो हमने ये 3 पढ़े ये प्रोटीन्स के लिए है, अमाइलेज हमने पढ़ लिया स्टार्च या कार्ब्स के लिए है, लाइपेज हमने पढ़ लिया ये फैट्स के लिए है, जो न्यूक्लियर न्यूक्लिएजेस ये न्यूक्लियोटाइड्स के लिए है, साइड्स के लिए है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके लिए है। अब ठीक है, हमने पैंक्रियाज ने अपनी सिक्रीशंस तो ड्यूडेनम को दे दी, अब इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इंटेस्टिनल म्यूकोजा हेल्प करता है। इंटेस्टिनल म्यूकोजा प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं हम इंटेरोकाइनेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द कैस्केड ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। तो जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा है ना, वो इंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस करता है, जो ट्रिप्सिनोजन, जो फर्स्ट एंजाइम ट्रिप्सिनोजन है, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज ट्रिप्सिन। एक बार ये काम कर दिया, ट्रिप्सिन भी खुद अपने बंदों को एक्टिवेट कर देगा। ट्रिप्सिन एक बार एक्टिवेट हो गया, जो इसके सारे बंदे हैं उनको सबको एक्टिवेट कर देगा। ट्रिप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए इंटेस्टिन की हेल्प लगी, बट उसके बाद ट्रिप्सिन खुद ब खुद बाकी सारे जो हमने पढ़े हैं ना काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा फर्दर। अभी हमने पैंक्रियाज की सिक्रीशंस पढ़ी। अब हमारे पास बाइल भी आ रहा था। तो बाइल में क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, बट मेन चीज़ की होता है इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट हेयर। और पिगमेंट्स के ये हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्टिन, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि पैंक्रियाज था वो हमें फैट्स में डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कार्ब्स की डाइजेशन में, प्रोटीन्स की डाइजेशन में, न्यूक्लियोटाइड्स एंड साइड्स की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं है, तो ये किसकी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ये फैट्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि बाइल करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट को इमल्सिफाई करता है, वो फैट को तोड़ देता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं मिसिलीज, जो भी बोलना है आपने बोल सकते हो, ठीक है। तो और बाइल है एक, तो ये करता है, और बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेसेस को, लाइपेस फर्दर फैट को डाइजेस्ट करेंगे।
अभी म्यूकस और सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोजा, इंटेस्टिनल जूस, सक्कस, इंटेरिकस। अब हमने पढ़ लिया था, ऊपर हमने कहा था ना कौन कौन सी सिक्रीशंस आती हैं, बाइल पढ़ लिया हमने, पैंक्रियाज की सिक्रीशंस पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टिनल सिक्रीशंस। अब इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को हम बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टिनल सिक्रीशंस आर नोन है सक्कस इंटेरिकस। ये किसकी बनी होती है? इसमें होता है म्यूकस और क्या होता है, सिक्रीशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोजा। हमने कल पढ़ा था ना ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोजा। म्यूकोजा इज फोल्डेड इनटू विलाई, विलाई की एपिथीलियम होती है जिससे माइक्रोविलाई निकलती है, गिविंग इट अ ब्रश वाटर अपीयरेंस। तो ये जो ब्रश वाटर सेल्स है ना हमारे, ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और इसमें म्यूकस होता है। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? इंटेस्टिनल जूसेस। अब ये सिक्रीशंस में होता क्या है? डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्सेट्रा, ये इसकी सिक्रीशंस है। अब हमने तीनों सिक्रीशंस पढ़ ली विच वर रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। अब बाइकार्ब्स होते हैं फ्रॉम पैंक्रियाज, म्यूकस फ्रॉम इंटेस्टीन, ब्रूनर ग्लैंड्स ऑफ ड्यूडेनम हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोजा को एसिड से प्रिवेंट करता है और अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर एंजाइम एक्टिविटी। अब ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अब हम स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टीन में आ गए, दिस वॉज आवर स्टमक, और हमने पढ़ा है ऊपर कि स्टमक का पीएच वॉज एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे HCl है, HCl है तो पीएच एसिडिक होगा। जो यहाँ से खाना आ रहा है ऑफकोर्स वो भी एसिडिक होगा। जब खाना यहाँ से आएगा तो कुछ एसिड यहाँ पे भी एंटर कर जाएगा, तो यहाँ का माहौल भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एसिडिक। बट जो हमने इतने सारे इंजाइम्स पढ़े, पैंक्रियाज पढ़ा, बाइल पढ़ा, इंटेस्टिनल सिक्रीशंस पढ़ी, ये सब एक्टिवेट होती हैं इन अल्कलाइन पीएच, मतलब हायर पीएच पे, हायर पीएच में, मतलब अल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होता है। तो भाई कुछ करना पड़ेगा डाइजेशन के लिए, तो हमें पीएच बढ़ाना पड़ेगा। तो हेयर कम्स फॉर रेस्क्यू पैंक्रियाज एंड इंटेस्टीन। तो वो अपनी सिक्रीशंस, जैसे बाइकार्ब हो गया, म्यूकस हो गया, ये अपनी सिक्रीशंस देते हैं ताकि हम एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम या जिसको हम अल्कलाइन मीडियम बना सकें, ताकि हमारे सिक्रीशंस अपना काम कर सकें। कोई भी एंजाइम हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसको एक एडिक्वेट पीएच चाहिए अपना काम करने के लिए, ठीक है। जो जैसे हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन था ना जो, वो उसको भी अपना काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए था। वैसे ही पैंक्रियाज की सिक्रीशंस, इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? अल्कलाइन मीडियम चाहिए, जो वो बाइकार्ब्स, म्यूकस और ब्रूनर ग्लैंड से बना लेते हैं। एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के साथ साथ ही ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द म्यूकोजा फ्रॉम एसिड। जो ऊपर से एसिड आ रहा है तो वो स्मॉल इंटेस्टीन की लाइनिंग को भी तो ख़राब कर सकता है, तो इसको भी तो हमें बचाना पड़ेगा। सेम जैसे ऊपर स्टमक में म्यूकोजा काम कर रहा था ना एक लाइनिंग बना के, वैसे ही सेम यहाँ पे भी वो एक लाइनिंग बना के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट। अब हम पढ़ेंगे जो इतने सारे हमने एंजाइम्स पढ़ लिए, पैंक्रियाज के और स्मॉल इंटेस्टीन के। बाइल का तो काम था तो इमल्सिफाई कर रहा था वो, ठीक है, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब पैंक्रियाज के एंजाइम्स हैं, हमने कहा था कि ट्रिप्सिनोजन से वो क्या बन गया था? ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज, ये स्टार्ट हो गया था, इसने बाकी सबको एक्टिवेट कर दिया। अब जो प्रोटीन्स हैं, पेप्टोजेज हैं, पेप्टोन्स हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टीन आर एक्टेड अपॉन बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। अब हमारे स्टमक में क्या हुआ था? पेप्सिन ने प्रोटीन्स को तोड़ दिया था, किसमें? पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेज में, इसमें तोड़ दिया था। और कुछ प्रोटीन्स टूटे भी नहीं होंगे, वो ऐसे के ऐसे प्रोटीन्स भी पड़े होंगे। ये हमारे पास ऊपर से नीचे आए स्मॉल इंटेस्टीन में, तो इन ये प्रोटीन्स पे, पेप्टोन्स पे कौन काम करेगा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, और इसको डिवाइड इनटू, ब्रेक कर देगा इनटू डाइपेप्टाइड्स। जो ऊपर से हमारे पास प्रोटीन्स जो टूटे हैं, नहीं टूटे हैं, कुछ भी है, वो यहाँ पे आके डाइपेप्टाइड्स में टूट जाएंगे। कौन एक्ट करेगा उन पे? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। चलो प्रोटीन का तो निबड़ गया, काम खत्म हो गया। अब हमारे पास आ गए सेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, मतलब हमारे पास आ गए कार्ब्स। जो हमारे पास कार्ब्स हैं उसके लिए हमारे पास अमाइलेज है, उसको डाइसेक्राइड्स में तोड़ देगा।
जो फैट्स हैं उसके लिए हमारे पास लाइपेजेस हैं, लाइपेजेस डाइग्लिसराइड्स में तोड़ेगा, उसको मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देगा। अब हमारे पास न्यूक्लिएजेस भी थे, न्यूक्लियसेस थे, वो न्यूक्लिक एसिड को पहले न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ेगा, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ेगा। तो हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट्स बन गए, डाइपेप्टाइड बन गया, डाइसेक्राइड बन गए, मोनोग्लिसराइड्स बन गए, न्यूक्लियोसाइड्स एंड टाइड्स बन गए। अभी हमने सिर्फ पेंक्रियाज की सिक्रीशंस पढ़ी हैं। अब इंटेस्टीन आएगा बाद में, वो कहेगा मैं पहले नहीं काम करूँगा, मैं बाद में आऊँगा एज अ हीरो, बाद में आएगा वो। तो जो ये प्रोडक्ट्स है ना, इनके ऊपर काम कौन करेगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टीन के सिक्रीशंस। इनको तोड़ने का काम कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टीन की सिक्रीशंस। भाई उसमें जैसे होता है ना एक राजा और पब्लिक टाइप्स, तो पब्लिक पेंक्रियाज है, वो पहले बड़े बड़े चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट करेगा, फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टिन लाइक हीरो कि अब ठीक है तुमने मेरा काम कर दिया आधा, अब जो बच गया वो काम मैं कर दूंगा। अब इनको फर्दर छोटे छोटे में तोड़ने का काम उसका है। इतना करने का पेंक्रियाज का काम था, फर्दर तोड़ने का काम स्मॉल इंटेस्टिन करेगा। अब जब डाइपेप्टाइड्स आ गया, स्मॉल इंटेस्टिन का अपना एंजाइम भेजा, दैट इज डाइपेप्टाइडेजेस, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। माल्टोज जो हमारा कार्ब्स ब्रोक होते हैं माल्टोज में, माल्टेज इस पे एक्ट करके ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बनाएगा। लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा। जो भी एंजाइम होता है ना, दैट्स आर एजेस, एज। ग्लूकोज एंड गलेक्टोज, सुक्रोज इज ब्रोकन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा कि माल्टोज किस में टूटते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में टूटता है, वेयर है सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स किस में टूटेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स में, और जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो शुगर्स एंड बेसिस में टूटेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट है, अब इससे फर्दर नहीं टूट सकता। हमारा जो फूड था ना, हमने क्या एम क्या था, हमारा मोटो क्या था स्टार्टिंग में, कि हम फूड को जितना हो सके उतना छोटा छोटा तोड़ेंगे ताकि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। ऊपर से बेचारा टूटता आ रहा है, दिस इज़ द फाइनल स्टेप, इससे छोटा नहीं टूटेगा, दिस इज़ द लास्ट। हमने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक में तोड़ दिया उसको। जो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स थे वो वाया लाइपेजेस, फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में टूट गए हैं। ओके जी, अब हमारी तीनों सिक्रीशंस कवर होगी। स्मॉल इंटेस्टीन लाइक अ किंग और हीरो, वो एंड में आएगा, कहेगा कि चलो ठीक है बाकी बचा बुचा काम सब मैं करूँगा। पैंक्रियाज वॉज बेचारा पब्लिक पर्सन, जिसने बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके परोस दिया स्मॉल इंटेस्टीन को, भाई अब तू कर ले काम, ठीक है। और उसके बाद बाइल था, वो बेचारा साइड पर्सन था, साइड सपोर्टिंग हीरो था वो, जो कि जो फैट्स को क्या कर रहा था, इमल्सिफाई कर रहा था ताकि फैट्स ईजिली टूट सकें, एब्जॉर्ब हो सकें। तो तीनों बंदों ने आके अपना काम कर दिया। ब्रेकडाउन जो प्रोसेस था वो सारा ड्यूडेनम में हो गया, क्योंकि ड्यूडेनम में ही हमारी हिपैटिको पेंक्रियाटिक डक्ट खुल रही थी। अब जो डूड जज्ड ईला वाले जेजुनम और इलियम क्या करेंगे, फ्री तो बैठेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करेंगे। चलो हमने ड्यूडेनम में क्या कर दिया, सारा कुछ तोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लो ब्लड वेसल में। हमने खाना खाया, यूज़ करने के लिए खाया है ना, तो एब्जॉर्प्शन इन जेजुनम एंड इलियम। अब कभी भी कोई भी काम हम 100% करते ही नहीं हैं, तो ऐसे तो है नहीं जितना खाना खाया सारा ही हमने तोड़ दिया, सारा ही हमने एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ हमने नहीं तोड़ा और कुछ हमने कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया। जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड खाना बच गया, उसको हमने क्या कहा, भाई तू जाब, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, लार्ज इंटेस्टीन में चला गया वो आगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टीन के बाद तो लार्ज इंटेस्टीन ही आती है। तो जो हमने नहीं तोड़ा, जो हमने नहीं एब्जॉर्ब किया, वो सब सारा हमने एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमने वाया फीसिस की फॉर्म में, फीसिस क्या होता है, स्टूल, हमारा वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसको हम फीसिस बोलते हैं, वो हमारा चला जाता है लार्ज इंटेस्टीन में। लार्ज इंटेस्टीन ये इलियम है हमारी, और ये सीकम है। इलियोसीकल वॉल्व होता है यहाँ पे एक वॉल्व, जैसे हमने स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पढ़ा था ना, ये इलियोसीकल वॉल्व है जो प्रिवेंट करता है। जैसे अपने हमने क्या किया कि हमने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे हमने इस डायरेक्शन में भेज दिए, अब इनको क्या पता कहाँ जाना है, हमने आगे जाना है पीछे जाना है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ढक्कन है, ढक्कन एक स्फिंक्टर है जो इस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस नहीं जाने देता इनटू स्मॉल इंटेस्टीन एंड आगे फर्दर स्टमक में। तो ये प्रिवेंट करता है। जो इलियोसीकल वॉल्व है ये खाने का रिफ्लक्स मतलब बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड नहीं होने देता, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में, जो गंद है हमारी बॉडी का या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में इन लार्ज इंटेस्टीन में चला जाए।
जैसे आपने पिछली बार भी पढ़ा था, बिल्कुल फास्ट बताऊंगी। दिस इज सीकम, दिस इज असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम एंड एनस। अब जितना हमने करना था कर लिया, अब फर्दर कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी हमारी लार्ज इंटेस्टीन में नहीं होगी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टीन का बस हल्का फुल्का काम होगा, थोड़ा बहुत वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स करेगा और कुछ ड्रग्स करेगा। अब म्यूकस ऊपर से लेके पूरी जीआईटी में म्यूकस है, क्योंकि हमें हर स्टेज पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स। तो जो म्यूकस है वो लुब्रिकेट भी करेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको, जैसे हमने ग्लू की तरह बुल्लस बनाया था, तो यहाँ पे भी वो ग्लू की तरह एडहेयर कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को। और फीसेस टेम्पोरली स्टोर कहाँ होते हैं? हमारे रेक्टम में, टिल द डेफिकेशन। डेफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। डेफिकेशन तो स्टोर होते हैं हमारे रेक्टम में, और म्यूकस क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को एडहेयर करके रखता है और हमारी लाइनिंग को, जो भी लाइनिंग है उसको लुब्रिकेट करके रखता है। अब हमारा डाइजेशन हो गया है ख़त्म। डाइजेशन का काम क्या था? कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, इतना तो हो गया। अब इस जो तोड़ दिए हमने पार्टिकल्स, इसको हमने एब्जॉर्ब बैक भी करना है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो एंड प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं उसको वापस इंटेस्टिनल म्यूकोजा में लेना, ब्लड में लेना, लिम्फ में लेना। जो हमारी ये भी वो है, दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टीन कह लो, और ये दिस इज़ द म्यूकोजा लाइनिंग। बाहर हमारे पास पड़ी हैं ब्लड वेसल्स। जो हमने छोटा छोटा सब्सटेंस तोड़ा है वो ऐसे ये वाले प्रोसेस को, स्मॉल सब्सटेंसेस एंटरिंग इनटू म्यूकोजा और स्मॉल ब्लड वेसल, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। हमने सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया फूड पार्टिकल्स को। अब ये एब्जॉर्प्शन की भी टाइप्स हैं, भी वो किस तरीके से ब्लड या जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, वाया पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। पैसिव होता है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें कोई एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, हमारी पैसे हैं। जैसे हमें कुछ भी चीज़ लेनी करनी है, दैट इज़ हमारे पैसों से होती है। वैसे हमारी बॉडी में अगर हमें कुछ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये दिस इज़ पैसिव, इसमें कोई एटीपी नहीं लगता। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? मतलब ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है। अब इस कंपार्टमेंट में ज़्यादा सामान है और इस कंपार्टमेंट में कम सामान है, तो ग्रेडियंट का मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ज़्यादा से कम की तरफ जाना, दैट इज़ अलॉन्ग द ग्रेडियंट। तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। एक्टिव होता है जिसमें एटीपी की ज़रूरत हमें पड़ती है, दिस इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अगर यही डायरेक्शन कम से ज़्यादा की तरफ हो जाए, दैट इज़ एक्टिव। फैसिलिटेटेड होता है किसी आयन की, जैसे सोडियम की हेल्प से अगर हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, किसी आयन की हेल्प से अगर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जैसे दैट इज़ फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। अब हमने फैट की एब्जॉर्प्शन पढ़नी है, कैसे होती है। फैट बहुत इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती, इसमें बहुत चक्कर पड़ता है। बाकी जो कार्ब्स हैं, हमारे प्रोटीन्स हैं, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चक्कर पड़ता है हमारा फैट की एब्जॉर्प्शन में। इसमें क्या होता है, हम पहले फैट को तोड़ते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, फिर हम बनाते हैं मिसली। हमने बोला था ना बाइल एसिड हेल्प करता है। फिर उसके बाद जो ये मिसलीज बनी है, इसको हम स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। और उसके बाद लैक्टील्स, अगर हमने विलाई का स्ट्रक्चर याद हो, विलाई में एक लैक्टील होती थी, लिम्फेटिक चैनल। तो जो ये काइलोमाइक्रोन्स हमने बनाए हैं, ये लैक्टील में चले जाते हैं। जो ये लिम्फेटिक वेसल्स फाइनली एंड करता है हमारे एक ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में हमारा फैट चला गया। इन द एंड हमें क्या करना था, जो भी सामान हमने एब्जॉर्ब करवाया था वो ब्लड वेसल में जाना चाहिए। फैट सीधा ब्लड वेसल में जाने की बजाय काइलोमाइक्रोन बना के पहले लिम्फेटिक वेसल में जाता है, लिम्फेटिक वेसल दैट इज लैक्टील में जाता है, फिर इनडायरेक्टली ब्लड में जाता है। अब समरी आ गई, कौन सी चीज़ें कहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। कुछ भी सर्टन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकोजा ऑफ द माउथ, लोअर साइड ऑफ द टंग, एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरी लाइनिंग देम। स्टमक में वाटर, शुगर्स, अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टीन इज द हब, ये हब है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होती है। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है। लार्ज इंटेस्टीन डजंट परफॉर्म दैट मच इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, हल्का फुल्का वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स करता है। अब हमने डाइजेशन कर लिया, डाइजेशन वॉज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। फिर हमने एब्जॉर्प्शन कर लिया, एब्जॉर्प्शन वॉज जो सिंपलर सब्सटेंसेस इनटू ब्लड वेसल।
अब ब्लड वेसल में करके क्या करेंगे, उसको हमने यूज़ करना है, जो हमने तोड़ा है उसको यूज़ करना, तो इस यूज़ करने प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। ठीक है, यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करना, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला हम पढ़ेंगे वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है? इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। जो हम उल्टी तो सबको ही पता है ना क्या होती है, इजेक्शन करना स्टमक के कंटेंट्स को वाया माउथ, और इसको कंट्रोल करता है कौन? करता है हर एक चीज़ जो हमारी बॉडी में होती है, दैट इज़ कंट्रोल्ड। ठीक है, उसको कंट्रोल करता है एक वॉमिट सेंटर जो हमारा मेडुला में होता है। फिर डायरिया क्या है? abnormal frequency of bowel movement and is increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea। तो इसमें क्या पढ़ा हमने? abnormal frequency हो रही है और liquidity हो रही है हमारे stools की। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि हमने कहा था रेक्टम इज द टेम्परेरी स्टोरेज थिंग। अगर कॉन्स्टिपेशन में फीसेस वहीं पे रिटेन रहती हैं, बाहर ही नहीं आती, इरेगुलर बॉवल मूवमेंट हो जाए, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए दैट इज डायरिया, अगर कम हो जाए दैट इज कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन, डाइजेशन में अब नॉर्मल डाइजेशन इज इनडाइजेशन, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसके कारण हमें लगता है कि हमारा पेट फुला फुला है या फुलनेस की फील आती है। तो ये क्यों हो सकता है? कारण क्या है? हमने इतना सारे प्रोसेसेस पढ़े, उनमें से अगर कुछ भी ख़राब हो जाए, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीट ही नहीं हो रहे, पैंक्रिया से नहीं आ रहे, लीवर से नहीं आ रहे, या स्मॉल इंटेस्टीन से नहीं आ रहे, एंजाइटी जब घबराहट होती है तब, फूड पॉइजनिंग में ज़्यादा खा लो स्पाइसी फूड, दीज आर द सम रीजन्स जिसके कारण हमें इंडाइजेशन, दैट इज़ नॉट, खाना हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सो दैट्स इट, थैंक यू।